हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। और चर्चा करने से पहले मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं वीडियो का शीर्षक के ऊपर। वीडियो का शीर्षक रखा है हमने, भालू कभी भी तांडव कर सकता है। दोबारा से सुनिए, भालू कभी भी तांडव कर सकता है। देखिएगा, बहुत समय के बाद आपको इस तरीके के सिग्नल्स देखने के लिए मिले, और ऐसी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, और स्पेशली मेरा व्यू इस तरीके का निकल रहा है। हालांकि व्यू हमारा अभी पीछे से ऊपर जब टॉप बना उसी से हम मंदी वाली पोजीशंस थी, बीच बीच में हमने कहा था कि नीचे से टेक्निकल बाउंस आएंगे। लेकिन ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले तो आप सभी लोगों को जो है, आज शायद उम्मीद ना हो कि वीडियो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखिएगा फ्राइडे को श्योर नहीं होता है। लेकिन आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर शायद नहीं करता, मैं कल करता। लेकिन जो लास्ट में 20 मिनट के अंदर जो सेल ऑफ हुआ ना, और स्पेशली निफ्टी बैंक में, उसकी वजह से मैं आज ये एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं। आज जो सबसे पहले आप कैंडल देखिए डे की, यानी कि जो 1 डे कैंडल है, उसको आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। आज ये जो 1 डे की कैंडल बनी है, कल की डोजी कैंडल के बाद बनी है। अब अगर हम इस डोजी कैंडल के बाद की बात करें कि जी ये क्या बन गया, तो आज यहां पर आपको देखने की जो है चेष्टा करनी चाहिए कि देखिए, बाजार जब इस तरीके से नीचे बॉटम बनाता है और वो पुल बैक करता है ना, सारे एनालिसिस ना बुलिश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और मुझे लगता नहीं कि कल शायद किसी भी एनालिसिस ने आपके साथ ये चर्चा की हो कि बड़ी वीकनेस हो जाएगी। मैंने कल वीडियो का शीर्षक ही रखा था, अब लौट चले। और हमने ये भी कहा था कि बाजार जब 43,800 की स्पोर्ट पे आया था, तब भी हमने आपके साथ एनालिसिस में ये बोला था कि भाई बाजार रिकवरी लेगा यहाँ से, क्योंकि मल्टीपल स्पोर्ट एरिया एक ही बार में नहीं टूटेंगे। पर अब देखिएगा, पहला सिग्नल है, आज भी वैसे अनडिसाइसिव है, लेकिन मैं पहला सिग्नल आपको बता दूं। आज की कैंडल की विक देखिए, बॉडी मत देखिए, विक देखिएगा। जो आज कैंडल ने स्विंग दिया, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, क्योंकि निफ्टी तो काफी आपको चार्ट पे बहुत मजबूत लगेगा, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है वहां पे। लेकिन निफ्टी बैंक में आप देखिएगा ये क्या हुआ। आज बॉडी से बड़ी विक है, और सबसे खास बात है, विक केवल एक ही साइड है, नीचे की तो है ही नहीं। बाजार दिन के लो पर बंद हुआ है, और दोपहर में जो अटेम्प्ट किया था ना बुल्स ने, बियर आराम से माल बेच रहा था। बुल्स ने कहा मैं आज ताकत दिखाता हूं, और ताकत ऐसी दिखाऊंगा कि 500 के पार ले जाऊंगा बाजार को, और 500 के पार ले भी गया। बाजार सुबह खुले कमजोरी के साथ, उस कमजोरी को तेजी में बदला बुल्स ने। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंट्राडे जिन्होंने मंदी बना रखी थी, या इवन पोजिशनली बना रखी थी, उनके स्टॉप लॉस कटवा दिए पहले तो ऊपर ले जाके। मैं इसको बुल्स और बियर का गेम नहीं मान रहा, मैं ऑपरेटर का गेम मान रहा हूं। ऑपरेटर को पता था यार मंदी आज है, सारे लोग मंदी में बैठे हुए हैं, और सारे लोग मंदी में बैठे हुए हैं, आज ये कमा कर लेके जाएंगे, मैं इनको पहले एक बार ऊपर का झटका देके आता हूं। और ऑपरेटर ने क्या किया, ऊपर झटका दिया, तो ज्यादातर लोग 500 पे लगा के बैठे थे। 500 पे किसी का 510, 520 होगा। और सबसे खास बात ये कि जब बाजार के अंदर आज मंदी थी, तो जो फ्यूचर था उसमें प्रीमियम बढ़ गया था कल के मुकाबले में, आज इस पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में। तो मतलब ऐसा फील करा दिया था कि हाँ, यहां से पुल बैक होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। और लोगों ने अपने स्टॉप लॉस काट लिए, और बहुत सारे लोग तेजी में ही बैठ गए होंगे, जो इंट्राडे ट्रेडर भी हैं। और उसके भाई 15 मिनट बाद क्या हुआ, धीरे 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 नीचे आया। पहले तो एक झटका दिया नीचे, और फिर बढ़िया मजबूती तरीके से तोड़ दिया। और जो लास्ट के 20 मिनट में हुआ ना, वो तो भाई साहब वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई।
ये पहला रीजन है, इसको आप बड़े गौर से फरमाइएगा, फोकस रखिएगा इसको। बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही मंदी होगी, बट हाँ मंदी के संकेत है, लेकिन यहाँ से कुछ होने वाला है। ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ होगा। पहला रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर बात करोगे तो मैं एक रीजन और भी ढूंढ लूंगा, अगर मेरे को तीसरे के साथ चौथा भी रीजन पता है, लेकिन मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, पहले मैं 3 रीजन की बात करूंगा। दूसरा रीजन था, जब बाजार आज के लेवल पर आया, जहां पर आज बाजार ने क्लोज दिया है, इन लेवल पर बाजार आज सुबह भी आया था। सुबह जिस ऑप्शन का भाव, मैं जस्ट ऑप्शंस बताता हूं, पुट ऑप्शन बता रहा हूं, 43,800 अक्टूबर एंड एक्सपायरी, तब वो एक स्पाइक तो उसने दिया था, लेकिन दिन में जिन लेवल्स के ऊपर 43,800 सेम बाजार के लेवल पर 170 रुपए का भाव दिखा रही थी, जब बाजार शाम को गिरा सेम प्राइस के ऊपर 190 रुपए का भाव दिखा रही थी, और इवन 200 भी पार कर गई थी। तो ये दूसरा रीजन है कि जो पुट के प्रीमियम बढ़े वो लास्ट में बड़ी तेजी के साथ बढ़े, और ऐसे बढ़े कि किसी बड़े प्लेयर को पता है कि कुछ अच्छा वाला फॉलो आ सकता है। अब मैं बात करूं अगर एक दिसंबर की भी जो चर्चा करें हम, तो दिसंबर के अंदर एक 43,000 की एक्सपायरी की पुट अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन 360 रुपए के आसपास चल रही थी सेम लेवल पर, लेकिन जब बाजार सेम लेवल पर शाम को आया तो वो चली गई 385। अब ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं, वैसे तो देखिए और भी ऑप्शन प्रीमियम है, बट इन दो ऑप्शंस के अंदर मैं खुद एक्टिवली ट्रेड कर रहा था अपनी पोजीशंस के सामने। ऐसा नहीं है कि हम खाली ब्लैंक पुट बेच रहे हैं, ठीक है जी, हमारी कॉल साइड भी बिकी हुई है पोजीशंस, तो हम अल्टीमेटली कॉल साइड के सामने अपनी पोजीशन को टाइम वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारी पुट भी, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप तो तेजी में बैठे हो, भैया तेजी मंदी दोनों रखनी पड़ती है बाजार के अंदर, बस एक की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा, एक की कम, क्योंकि हम तो टाइम वैल्यू जो है प्ले करनी है और उसके साथ हमें एडजस्ट करना है। तो नहीं तो बाजार टिकने नहीं देगा, बाजार अगर एक साइड मूव देगा तो अब ये जो दूसरा जो सिस्टम है वो भी आपको बता रहा है कि भाई बाजार में तो कमजोरी है। अब ये मतलब जो लास्ट में फियर हुआ ये भी एक नकारात्मक है कैंडल के साथ। और तीसरी बात के बाद मैं चौथी बात यहां से ढूंढूंगा थोड़ी देर बाद, ये है आज का कल्प्रिट, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना चौथा हम ढूंढ लेंगे, तो पहले तीसरा समझ लीजिए। तीसरा आज आप देखिएगा सरप्राइज हुई है, ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो लास्ट वाली बात है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एफआईआईज ने 317 करोड़ का माल खरीद लिया। एफआईआईज को आज खुद टेंशन हो गई, बोले यार ये बाजार क्या टूट रहा है, हमने तो ऑप्शन बेच रखी है, देखो ये तो लगातार ऑप्शन बेच रहे हैं। तो एफआईआईज कह रहा भाई अभी रुक जाओ, आज अपनी पोजीशन एडजस्ट करता हूं पहले, अभी मत टूट, मैं बाइंग कर रहा हूं। डीआईज ने मामूली सा बेचा 102 करोड़ का, और एफआईआईज ने खरीदा, और फिर भी बैंक निफ्टी क्रैक कर रहा है, और लास्ट में सेलिंग आई है। ये इंडिकेट कर रहा है, देखिए मैं निफ्टी पे नहीं बोल रहा हूं, बट भाई अगर बैंक निफ्टी में कुछ खराबी होगी तो निफ्टी पे भी इंपैक्ट तो डालेगी। निफ्टी अभी दोनों साइड के मुंह खुले हुए उसमें, तो वो हम एनालिसिस में बात कर लेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है, जो बात मैं आपके साथ पिछले 1.5-2 महीने से कर रहा हूं वही बात है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, एफआईआईज माल देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, और वो तो अपना खाली प्रॉफिट दे रहे हैं, भाई बाजार ऊपर है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो खाली प्रॉफिट वाला हिस्सा बेच रहे हैं। उन्होंने तो सेलिंग करी क्या है, अभी उनके पास जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से तो सेलिंग कुछ है ही नहीं। तो ये जो एफआईआईज धीरे धीरे बेचते रहेंगे, उनका प्लान है भाई, महीने लगे 2 महीने लगे 3 महीने लगे, जब तक खरीदार मिल रहा भैया बेचते रहो। और मैंने कहा था इस बार एफआईआईज ने वो गलती नहीं की जो हर बार करते हैं। एफआईआईज ने इस बार बड़े प्यार से तमीज से माल बेचा, ये मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और आज
ये जो तमीज के साथ माल बेचा है, इसमें एक डर का माहौल आ गया। डर का माहौल क्या हो गया, आज बाइंग गायब थी, आज रिटेलर की साइड से भी बाइंग गायब थी और आज HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से भी बाइंग गायब थी। और FIIs ने आज कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसकी वजह से वीकनेस लगे। आज देखिएगा FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी 784 करोड़ बेचे और स्टॉक फ्यूचर तो बेचे ही नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि FIIs लास्ट में बेच के गए हैं। अब ये तीनों इंडिकेशन के साथ न्याय हो जाएगा, लेकिन जो चौथी बात है वो अप्लाई करेगी। इन तीनों में ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि एक वीकनेस के संकेत हैं और बाजार यानी कि स्पेशली निफ्टी बैंक अपनी 43,800 के आसपास की सपोर्ट को अगले हफ्ते रीटेस्ट करने जाएगा। ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन मैं देखिएगा इस लेवल पर ये मान के चलूँगा कि यहाँ पर एक झटके में ब्रेक नहीं हो सकता। अगर होगा तो बस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलेगी। अब वो न्यूज़ क्या हो सकती है वो मुझे भी नहीं पता, बट एक चीज़ है, एक डायरेक्शन जो है निफ्टी बैंक ने दी है निफ्टी को। निफ्टी अटेम्प्ट कर देता अभी अपना लाइफ टाइम हाई दोबारा से तोड़ के और वहाँ से भी 700-800 पॉइंट ऊपर चला जाता, लेकिन निफ्टी बैंक ने साथ नहीं दिया और फाइनेंशियल्स ने। और वो कल एक खबर लगी, मैंने जो आपको बोला था एनालिसिस में, और मैंने कहा था कि कल जब मैंने चर्चा की थी तो भैया मैं बोल रहा था भैया आओ अब लौट चलें, और वहीं से जो है हमारा इंडिकेशंस था, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे कल रुक रहा था बाजार। अब जो कल्प्रिट है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो कल्प्रिट कहाँ है जिसने इस पूरे बैंक निफ्टी के मोमेंटम को भी खराब किया, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें एक ओवर ओनरशिप है। ओवर ओनरशिप का मतलब क्या है, टीवी चैनल के ऊपर किसी सिंगापुर वाले को बैठा लो, किसी हांगकांग वाले को बैठा लो, किसी बॉम्बे वाले को बैठा लो, किसी कलकत्ता वाले को बैठा लो, और अब मैं थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ किसी पंजाब वाले को हटा लो। हालांकि जो पंजाब वाले की जिनकी बात करूँ वो मध्य प्रदेश से ओरिजिन है उनका, ठीक है जी। भाई साहब हर आदमी आके आपको ये बोलता है कि भाई HDFC बैंक लेना है, HDFC बैंक लेना है, HDFC बैंक लेना है। देखिएगा हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि मेरे पास HDFC बैंक नहीं है, लेकिन हमने भी हाल फिलहाल में ही लिया है। जो पुरानी होल्डिंग है उसमें हम ट्रेड वगैरह करके निकल गए थे ऊपर। और अब अगर हम बात करें कि भाई HDFC बैंक क्यों कल्प्रिट है, क्योंकि HDFC बैंक ने मोमेंटम खराब किया। और मुझे याद है मैं एक अकेला ऐसा शायद एनालिसिस्ट था जिसने HDFC बैंक को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। जो आज चीज़ें बाजार को जो कंसर्न लग रहे होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार को जो कंसर्न लग रहे हैं पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ने अंडर परफॉर्म किया। और जब उसके साथ कोटक ने भी साथ दिया और HDFC बैंक जब नहीं चल के दे रहा तो फिर बाकी बैंकों ने भी कहा जी हम भी थोड़ा सा साइड लाइन होते हैं। अब 15 तारीख को HDFC बैंक के रिजल्ट, यानी कि जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो HDFC बैंक के रिजल्ट होंगे सामने। तो बाजार में अगर आज लास्ट की सेलिंग भी है तो HDFC बैंक में आई है। तो हालांकि देखिएगा HDFC बैंक इतना टूट चुका है कि खराब रिजल्ट आने के बावजूद भी, ध्यान रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको दोबारा से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है हम संडे को आपको एनालिसिस कर भी लें, तो आपको क्लोजली देखना पड़ेगा HDFC बैंक को कि उसके रिजल्ट में क्या है। और बाजार इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में HDFC बैंक को बीच में ला के खड़ा कर दिया। जो बाजार को उम्मीद है उससे ज़्यादा खराब आ गए भैया, और ठोक देंगे 4-5%। और जैसे ही 4-5% ठुकेगा ना भाई, सारे बैंकों को रोकना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के बड़े प्लेयर्स ने जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। एक स्कोप रखा है कि अगर HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आ गया तो हमें जो है सिपाही वाली भूमिका में आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी एक स्पेस आ गया। अब अगर HDFC बैंक का रिजल्ट कम खराब आया या बाजार की उम्मीद से कम खराब आया तो HDFC बैंक एक रैली कर सकता है, उसकी भी संभावना है। और उस केस में बाकी बैंक भी साथ देंगे या नहीं देंगे तो बाद में पता चलेगा, बट हो सकता है बाकी बैंक जो है
फिर निफ्टी को मैनेज करने के लिए कुछ ज़्यादा ना चलें, क्योंकि HDFC बैंक ही सारा पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि जो मंदी वाले प्लेयर हैं वो भी तो बाजार को कंट्रोल करते हैं। और बाकी जो बैंक हैं उनका सेंटीमेंट ही बदल सकता है, क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे अगर फेल हो जाता है, क्योंकि ये तो हमें पता है सबको कि एक गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ होना है, HDFC बैंक इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि वो अपनी गुडविल को राइट ऑफ कर देगा, और जैसी गुडविल राइट ऑफ होगी तो ये जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे, मतलब लॉस में चले जाएंगे। अब कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो HDFC लिमिटेड का मर्जर किया उसके बाद के, तो उन इश्यूज को बाजार सुनना चाहता है, इसलिए बीच में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है कि और नहीं टूट सकता, देखिएगा रिजल्ट अगर उम्मीद से ज़्यादा खराब आ गए, खराब की तो बच्चों उम्मीद ही है, लेकिन अगर और ज़्यादा खराब आ गए तो फिर 1480, 1460 और एक 1490 के आसपास का तो भी अटैम्प्ट हुआ था पिछले हफ्ते में भी, नहीं इसी हफ्ते में शायद अटैम्प्ट हुआ था, तो इसी हफ्ते में अटैम्प्ट हो चुका है, तो वो दोबारा से रीअटैम्प्ट करने के लिए जाएगा। तो वहाँ पर और फिर उस केस में अगर हुआ कि NIM या बाकी जगह पर, क्योंकि NIM पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कासा बढ़ नहीं रहा बैंकों का और बाकी बैंकों का भी नहीं, तो फिर बाकी बैंक भी नहीं रोक पाएंगे। अगर ज़्यादा ही HDFC बैंक का ख़राब आ गया ना, तो फिर भाई वो जो भालू है ना, फिर वो तांडव करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज जो है कोशिश व्यू लेके जो है बड़े प्लेयर्स गए हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए, लास्ट टाइम में सेलिंग हो गई, और देखिएगा जो चार्ट पे आ रहा है मतलब बड़े प्लेयर को खबर रहती है, तो उन सब चीज़ों को देख के जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि HDFC बैंक के रिजल्ट शायद बाजार एंटिसिपेट कर चुका है, और ख़राब तो कर चुका है, ज़्यादा ख़राब हो गए ना तो दिक्कत है। ख़राब आ गए तो फिर ठीक है, बाजार यहीं घुमा देगा, थोड़े से भी अच्छे आ गए तो बाजार जो है HDFC बैंक को एक ओवरसोल्ड भी है। और ओवर ओनरशिप ये है कि भाई इसको ना हर आदमी बोलता भाई इसी को ले लो, इसी को ले लो, लेकिन अब इसकी कैपिटल बहुत बड़ी हो गई है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई साहब अगर आज की डेट में इसकी मार्केट गैप देखो तो अगर ये शेयर का भाव चलेगा ना, ये रिलायंस को ओवरटेक कर जाएगा। और हमने ये हिस्ट्री देखी है कि रिलायंस किसी को ओवरटेक करने नहीं देता, वो राजनीति से है या कौन से हथकंडे लगते हैं, पर अब HDFC बैंक उसके ऊपर जाएगा तो टेंशन वाली बात है। मुझे याद है एक बार TCS की सबसे बड़ी मार्केट गैप होगी, थोड़े दिन में उतर के नीचे आ गया था। तो यहाँ पर जो है आज का ये एनालिसिस बस केवल इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया बाजार में आज ट्रेडिंग सेशन के दौरान वो आपके साथ डिस्कस किया। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइए। देखिए भैया, कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, मेरी जो पोजीशंस हैं भाई वो दोनों साइड रहती हैं, हम हेज रखते हैं, बट हम क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो प्लस होता है तो हम ज़्यादातर हमारी पोजीशन मंदी साइड ही रहती है, क्योंकि जो पोजीशंस हमारी पोर्टफोलियो में है तो वो मान लीजिए कि अगर बाजार गिर जाए तो पता चलेगा यार हम तो तेज़ी कर ली, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी तेज़ी में फंस गए, उधर पोर्टफोलियो भी मंदा हो गया, तो भाई वो मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी आप कभी हमसे बात करोगे तो हमारी पोजीशन मंदी में रहती है, लेकिन साथ में हम टाइम वैल्यू मनी को कैश करते रहते हैं। अगर बाजार हमारे ऑप्शंस के मंदी के सौदों को जो है परेशानी में डालता है तो हमारा पोर्टफोलियो में जो है हरियाली छा जाती है। तो हम उस तरीके से जो है सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दे रहा हूँ, या बस केवल एजुकेशनल पर्पज से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि यार मंदी हो, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो सिग्नल्स लग रहे हैं ना, देखिएगा जब किसी व्यक्ति को ना बीमारी होती है तो उसको ना सिम्टम्स पहले आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है ना वो तो हम तो देखिएगा आज अब नज़र आ रहे हैं, बट हमें जो है लग रहा था क्योंकि जो पिछले 1.5-2 महीने में बैंक निफ्टी की चाल थी कि भाई कुछ है अब, लेकिन ये जो नीचे के जो लेवल्स हैं 43,400 से लेकर 43,900 के बीच में, ये मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं। इनको तोड़ने के लिए कुछ फंडामेंटली अगर बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट में कुछ ऐसा नज़र आएगा तभी टूटेंगे ये लेवल्स, अदरवाइज यहाँ से फिर पुल बैक करेगा। तो उसी तरीके से आपने देखा भी कि जैसे मैंने भी आपके साथ बात की, क्योंकि हम 43,800 को एक अच्छी सपोर्ट मान रहे हैं तो हमने वहाँ पे पुट राइटिंग भी कर रखी है, और हम पोजिशनल बेसिस पे मानते हैं कि 43,000 के आसपास भी एक अच्छा बेस है, इसलिए हमने इवन दिसंबर तक की पुट भी वहाँ पे बेच रखी है।
और कॉल जो हमने बेच रखी है वो बेच रखी है 39,000 की। तो आप समझ सकते हैं कि हम इन द मनी हमने कॉल बेच रखी है। तो उसमें भी हमें 200 रुपये 250 रुपये का प्रीमियम मिलता है हर महीने, और जो हम पोजिशनल बेसिस पे रखते हैं। इसके अलावा 44,000 की भी हमारी दिसंबर की कॉल सेल है, कुछ और पोजीशंस भी हैं। तो ये मैं जस्ट आप इससे अगर कोई ऑब्जर्व कर लें कि भाई हमारा ट्रेडिंग का व्यू किस तरीके का रहता है, वो आप समझ सकते हैं। और हमारी वीकली, मंथली और जो बहुत दूर की मंथली ऑप्शंस हैं वो भी होती हैं। और जैसे अभी दिसंबर ये एक्सपायरी ख़त्म होगी, हम हो सकता है कि अगले साल की जनवरी की एक्सपायरी में भी जो है स्विच कर जाएं। बेसिक पर्पज़ हमारा टाइम वैल्यू मनी है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।